राजस्थान का एक गांव जहां पर एक परिवार बड़े ही खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन 45 साल की औरत के साथ मर्डर के साथ साथ उसके साथ रेप भी हुआ था। इतनी बड़ी उम्र की महिला, आध उम्र की महिला के साथ यह गंदा घिनौना काम आखिरकार कौन कर सकता है। अगर लूटपाट का काम होता तो भी पुलिस इंस्पेक्टर साहब यह बात सहन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके पास आई और उन्होंने देखा कि उस औरत के साथ किसी ने ज़बरदस्ती सेक्स किया था, ज़बरदस्ती के संबंध बनाए गए थे और वह कोई एक नहीं बल्कि 2 इंसान थे। और जो वह लोग थे उन्होंने पहले सेक्स किया है। सेक्स करने के बाद उसके सारे ज्वेलरी और 1 लाख अमाउंट लेकर वहाँ से फरार होने से पहले उसे जान से मार कर जाते हैं। उसके पति तब घर शाम को आते हैं, वह देखते हैं कि पत्नी डोर नहीं खोलती, तो वह अपने बैग से चाबी निकालकर डोर को अनलॉक करके घर के अंदर पहुंचते हैं और वह तब अपनी पत्नी को इस हाल में देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं। वह एक सदमे से में चले जाते हैं। उसने तुरंत पुलिस के पास इन्फॉर्म की। पुलिस तभी उसी समय उनके पास पहुंचती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आखिरकार एक इतनी उम्र की औरत के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है। एक औरत जो कि उनकी शायद माँ की उम्र की होगी, 2 बच्चों ने उसके साथ इतना बेरहमी से रेप आखिरकार क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हमारी कहानी है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर एक गांव है जिसके अंदर एक परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक पति और एक पत्नी दोनों अपने घर के अंदर रूम किराए पर देते थे। किराएदार वहाँ पर रहते थे। वह कॉलेज के बच्चों को अपना रूम देते थे, खाना पीना उनके साथ उन्हें फ्री देते थे, क्योंकि उनका घर कॉलेज के पास था। इसीलिए वह कॉलेज के बच्चों को अपना रूम देकर अपना घर खर्च निकलवा लेते थे। पति एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, कंपनी में उनकी जॉब लगी हुई थी। दोनों पति पत्नी अपने घर पर अपनी ज़िंदगी खुशहाल भी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाता है कि पति तो ड्यूटी के लिए चला जाता है, पीछे से पत्नी का मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर से पहले उसके साथ रेप भी होता है। पति शाम को तब घर पर आता है तो वह देखता ही रह जाता है। वह इतना जोर का झटका नहीं झेल पा रहा था। पुलिस को वह इन्फॉर्म भी कर देता है। पुलिस घर पहुंचती है तो वह बात करने के बिल्कुल भी लायक नहीं था, क्योंकि उसकी हालात बड़ी ही नाजुक थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहता था। उन पति पत्नी का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था। पुलिस पहुंचती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो उन लोगों से पता चलता है कि इनकी कोई संतान नहीं है। एक लड़का है, वह भी यहाँ नहीं रहता है। वह अपने बहू के साथ यहाँ से बहुत दूर रहता है। कंपनी में उसकी जॉब लगी हुई है तो वह कभी कभार यहाँ आता है। यह सब कुछ सुनकर पुलिस कहती है कि आपको कुछ और इनके बारे में कुछ पता हो, इनकी किसी से दुश्मनी हो, तो वह बताते हैं कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पर हाँ, इनके पीछे के एक रूम के अंदर 2 किराएदार 2 लड़के रहते हैं जो कॉलेज में जाते हैं। यह सब कुछ सुनकर पुलिस उन किराएदारों के पास जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग वहाँ पर थे ही नहीं। उनके जो फ़ोन नंबर थे वह लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक लड़का फ़ोन उठाता नहीं, एक लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को उन पर शक था कि वह ही 2 लड़के हैं जिन्होंने शायद इस औरत का मर्डर किया है। सारी ज्वेलरी जो कि शायद 3 लाख की समथिंग थी और 1 लाख कैश था। यह सब कुछ उनकी बहू तब घर पहुंची तो उसने बताया था।
उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कहर टूट पड़ा था। उसके ससुर, जो कि अब किसी से बात करने के मूड में नहीं थे, वह इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। अब पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वह बोलने के लायक भी नहीं बच रहे थे। वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इनसे अब बात करना इम्पॉसिबल है। इनसे बात करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जितना हो सके जल्दी से जल्दी इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस मवाली, उस गुंडे के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, जो यह सब कुछ कर कर फरार होकर आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। यह सब कुछ पुलिस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट था कि वह अपना मुंह खोले और बताए कि उनके पास किसी का फ़ोन आया था या किसी पर शक है। वह अपने दिमाग पर जोर डालकर उन्हें यह सब कुछ बताए, लेकिन वह यह सब कुछ बताने के बिल्कुल भी हालात में नहीं था, जिसके कारण पुलिस वहां से जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पुलिस के सामने आती है तो वह चौंक जाते हैं कि आज बितली उम्र की औरत के साथ दो व्यक्तियों ने रेप किया है। उससे यह जाहिर तो हो चुका था कि जो लोग उनके घर पर आए थे वह दो लोग थे। उनके किराए पर जो लड़के रहते थे वह भी दो थे। अब पुलिस को उन पर शक और ज़्यादा होने लगा। वह अब उनसे बात करने के लिए उनके फ़ोन पर फ़ोन ट्राई कर रहे थे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन लोगों का फ़ोन बिल्कुल भी एक बार भी उनसे बातचीत नहीं हो पाती। वह जब घर पहुंचते हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठा देखते हैं। वह अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो एक अननोन नंबर से उनको बहुत बार फ़ोन आया हुआ था। वह उसे फ़ोन करता है। वह पूछता है कि हाँ सर, आप कौन? तब वे कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? तब वे कहते हैं हम अपने घर हैं। वे कहते हैं कि कौन से घर? तब वे कहते हैं कि जहाँ पर हम रहते हैं हम वहीं पर हैं। उनके पूछताछ के बाद पुलिस को ऐसा कोई भी शक उन पर नहीं होता है, लेकिन उनके घर की सारी छानबीन कर ली गई थी। उनके रूम में ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वह लड़कों से मिलने सुबह फिर से आती है तो उन लड़कों का कहना था कि सर मैडम, हमारी जो कि मालकिन है वह दो लड़कों को यहाँ पर रूम दिखाने के लिए लेकर आई थी। उन्होंने कहा था कि यह कॉलेज के लड़के पहले से रहते हैं और आप लोग यहाँ रहो, यहाँ पर रहो और खाना आप लोग हमारे साथ खा लेना। यह लड़के हैं, यह भी हमारे साथ ही खाते हैं। लेकिन सर हमने उन लोगों की अच्छे से शक्ल नहीं देखी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब जब ये सुनते हैं तो वे कहते हैं कि अगर मुझे तुम लोगों पर थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना, और अगर मुझे यह पता चला कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, तो शायद तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लड़के घबरा गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। उन्हें कुछ भी नहीं किया, फिर भी वह डर रहे थे। पुलिस को लगा कि शायद इन्होंने कुछ किया है, ये हमसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी हर कोशिश कर ली, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई भी सबूत उन लड़कों के खिलाफ नहीं पाया। उनके सारे रूम की भी छानबीन की जाती है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सबूत हासिल नहीं होता। फिर वे उस औरत के पति के पास पहुंचते हैं और उन दो किराएदारों के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन वह कुछ भी बताने के कंडीशन में नहीं होते। फिर वह बताते हैं कि आपकी पत्नी के साथ मर्डर नहीं बल्कि रेप भी हुआ है। यह सब कुछ किसी का सोचा साझा प्लान था, जिसको अंजाम देकर वह फरार हो चुके हैं। और हमने आपके किराएदारों से यह सब कुछ पूछताछ की है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर दो लोग आए थे, शायद उन्होंने यह सब कुछ किया है। तभी वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप लोग मेरे से ऐसी बातें मत कीजिए। वह अपनी पत्नी के गम में इतना डूब चुका था कि वह किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। शायद वह एक तरह से टूट चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहाँ से जाते वक्त उनकी पत्नी और उनके बारे में उनके बेटे और बहू से बातचीत की जाती है, तो उन लोगों का कहना था कि हमारे घर के अंदर शायद 3 लाख की ज्वेलरी होगी मम्मी के पास और 1 लाख अमाउंट हमारे घर पर था, और शायद यह सब कुछ किसी को पता था, उसी ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है।
तभी वह लोग कहते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार जिन पर आपको शक हो, आपको किसी पर शक है तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। तभी वह कहते हैं कि सर हम 1 साल हो गए यहाँ से गए हुए, हमें नहीं पता है कि पापा किससे किराएदारी खातर फ़ोन पर बात करते थे, किन्हें कह रखा था और किन्हें नहीं कह रखा था। मुझे इन सभी बातों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जो भी किराएदार आते थे वह पापा ही मैनेज करते थे। मेरे पास किसी भी किराएदार का फ़ोन नहीं जाता था और वह लोग अपना टाइम पास करने के लिए लोगों को घर किराए पर देते थे ताकि उन बच्चों के साथ उनका भी टाइम पास होता रहे। यह सब कुछ सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आपके पिता बेटर फील करें तो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आ जाना। यह सब कुछ कहकर वह अपने काम पर लग जाते हैं। पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अब जो लड़की, उनकी जो बहू थी, उनके ससुराल के अंदर उसके माता पिता पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि जो हमारे समधी जी हैं उनसे बातचीत करना हमारा फ़र्ज़ है, वह एक बहुत ही बड़े दौर से गुज़र रहे हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उनसे अगर बात करेंगे तो शायद उन्हें बेटर फील होगा। वह आ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद वह अपने घर पर वापस चले जाते हैं। समय बीतता जा रहा था, वह अपनी पत्नी का गम अब तक भी नहीं भुला पा रहे थे, लेकिन उनका बेटा उनके पास आता है और कहता है, खोल। तो न मतलब नू महसूस ना है बाहर कोई क्वाड भी खुड़का रहे उसे। नहीं, मैं भूल गई मैं कित थी। बेटा अपने पिता से कहता है कि आप प्लीज़ जितने हो सके जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर आ जाइए। वह अपने पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि पापा मेरी ड्यूटी मुझे कल से ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ मेरी जो पत्नी है वह यहीं पर आपके साथ रहेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह आप उससे मांग लेना। यह सब कुछ कहकर वह बताते हैं कि पापा आपकी कंपनी से भी फ़ोन आया था, मैंने उन्हें कहा है कि आप 15 दिन के बाद ज्वाइन करोगे। उन लोगों ने भी आपको इस बात की स्वीकारी कर दी है कि आप 15 दिन के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। यह सब कुछ कहकर वह अपनी ड्यूटी के लिए जाने वाला था, उससे पहले कहता है कि पापा आप एक बार पुलिस स्टेशन चलिए, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आपको वहीं पर बुलाना चाहते हैं। वह पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने पिता को लेकर। वहाँ पर पुलिस उनसे पूछताछ करती है, उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके घर पर कौन आया था। यह सब कुछ सुनकर वह कहते हैं कि हमारे घर पर कौन आता है यह हमें पता होता है, जो भी किराएदार आते हैं वे पहले मुझे फ़ोन करते हैं। तभी वे कहते हैं कि एक फ़ोन आपको किया गया था 4 तारीख को, उसके न तो आपके पास पहले कभी फ़ोन किया था न आपने उस फ़ोन अटेंड करने के बाद कभी किया। तभी वे कहते हैं कि शायद आया होगा, उस दिन मैं ऑफिस में था, अगर 5 तारीख को आता तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। हाँ 4 तारीख को मैं ऑफिस में गया था तो उसने शायद मुझे ऑफिस के अंदर ही फ़ोन किया है, पर मुझे यह याद नहीं आ रहा हमारी बातचीत क्या हुई थी। यह सब कुछ सुनकर वह कहते हैं कि प्लीज़ आप याद करने की कोशिश कीजिए। वे कहते हैं कि सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन जिसने भी किया है उसे सब कुछ पता था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है आप याद करने की कोशिश कीजिए, फिर हमें बताना अगर आपको याद आता है तो। आपकी याद आने से शायद हमारी कोई मदद हो जाए। वह उन्हें घर पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें फिर से वहीं पर बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है और फिर से उन्हें दिमाग पर जोर देने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें एक बुला विस्तार नंबर याद आता है और वे कहते हैं कि नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ आप लोगों ने उस दिन बताया था ना
कि जो मेरे पास फ़ोन जिसने किया था उसने मेरे पास फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए किया था कि मैं रूम किराए पर देता हूँ या नहीं। उन्होंने अपना नाम सुमेर बताया था, सुमेर नाम जो कि उन्होंने बताया था, लेकिन वह उसका एग्जैक्ट नाम नहीं था। उन्होंने डुप्लीकेट नाम का यूज़ किया था। अब उनके पास उनका असली नाम तो नहीं पता था, लेकिन पुलिस को यह तो कंफर्म हो गया था कि हाँ, कोई और इंसान था जो कि उनके घर पर किराए पर बिना बताए उनका घर देखने के बहाने घर पर पहुंचा और सारा जो भी ज्वेलरी और कैश था उसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। अब उसे फ़ोन कॉल को ट्रेस किया जाता है, उन लोगों तक पहुंचा जाता है, लेकिन पुलिस को वहां पर पहुंचने के बाद फिर से निराशा हासिल होती है। वहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को फिर से एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ना पड़ता है जिसके फ़ोन से उन्हें फ़ोन किया गया था। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और कहते हैं कि तुम्हें किराए पर घर चाहिए था ना। पुलिस की यह बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि सर, मेरा खुद का घर है, मैं किराए पर घर क्यों लूँगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास सरकारी घर है बहुत बड़ा, तुम एक बार चलकर तो देखो। वह उन्हें थाने लेकर आते हैं, लॉकअप में डाल देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन सरकारी सेवा भी लेकर देख लो। वह अपनी बेगुनाही की दुहाई लगाता रहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। पुलिस को उस पर शक था, पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वह फ़ोन उसने भी नहीं किया। उसने एक नई कहानी बनाकर उन्हें सुना दी, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब को सिर्फ और सिर्फ एक कहानी ही लग रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह कहानी सच्चाई में भी बदल सकती है। उसने बताया कि सर, उस दिन 2 लड़के मेरी कार में बुक कर बैठे थे। मैं उन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं डर गया था और मैंने अपनी सिम तोड़कर नई निकलवा ली और मैंने अपने कार के ऊपर से भी नंबर चेंज कर दिए। मैं उस दिन एक बार टॉयलेट के लिए गया था, तभी मेरे फ़ोन पर उन लोगों ने फ़ोन किया और उसके बाद उन लोगों ने मेरे पास जो भी कैश अमाउंट जो भी था, उन लोगों ने मेरी गर्दन पर चाकू रखकर सब कुछ खोस कर और मेरी कार को भी जब्त कर लिया था। मैं 2 किलोमीटर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी कार दिखाई दी। मैंने अपनी कार को प्राप्त कर लिया था और उसके अंदर मेरा टेलीफोन भी था। मैंने अपना फ़ोन देखा और मैंने सोचा कि उन लोगों ने मेरे फ़ोन से ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसीलिए मैंने कंपनी में फ़ोन लगाकर अपना फ़ोन नंबर बंद करवा दिया और मैंने नई सिम निकलवा ली। इससे ज़्यादा मैं उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे भी उन लोगों ने लूटा है। लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि विश्वास करने के लिए पुलिस के पास इतना टाइम नहीं था। अगर कोई उन्हें नहीं मिल पा रहा था, कोई भी ऐसा सबूत नहीं था उनके पास कि वह उस असली कातिल तक पहुंच पाए। दूसरी तरफ लड़की जो कि जिसकी सास मरी थी, उनकी बहू का भाई जो कि अपनी बहन को बार बार फ़ोन कर रहा था कि केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या, केस का कुछ सॉल्यूशन हुआ क्या। बहन को नहीं पता था कि आखिरकार उसका भाई यह सब कुछ क्यों पूछ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब जुर्म के पास ही घूम रहे थे। तो जुर्मी था वह उनके आसपास था, लेकिन उनके सामने नहीं था। लेकिन कुछ ज़्यादा देर नहीं लगने वाली थी पुलिस को अब पर्दा फाश करने के लिए। टैक्सी वाले के नंबर से उन्होंने उसे बताया था कि 3 बजे उन लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया था और 3 बजे के आसपास उन्होंने जिसके पास भी फ़ोन किया उनके पास उन्होंने फ़ोन किया। उनके पास जब एक नंबर उनके सामने आता है तो उसके अंदर एक एडवोकेट प्रिया यादव का नंबर उसे मिलता है। वह उसका नंबर ट्रेस कर उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद तब वह पुलिस को अपने सामने देखती है तो वह कहती है कि सर, आप लोग क्या काम था, आप लोगों को किससे बात करनी है। तभी वह कहते हैं कि आप प्रिया यादव एडवोकेट है। तभी वह कहती है कि हाँ सर, मैं ही प्रिया यादव एडवोकेट हूँ। आपको
कुछ बात करनी थी। तभी वह कहते हैं कि आपके फ़ोन से किसी ने फ़ोन पर बात की है, हमें उसका पता लगाना है कि वह फ़ोन आपके पास किसने किया था। लड़की कहती है कि सर मेरे पास हज़ारों फ़ोन आते हैं, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। वह नंबर बताते हैं। लड़की अपने फ़ोन पर नंबर चेक करती है तो वह कहती है कि छोटू यह फ़ोन तो शायद तुमने मेरे पास किया था। अब भाई जो कि अपनी बहन की बात सुनकर शर्मिंदगी भरी आंखों को नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास अब भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के जो भी हवलदार, इंस्पेक्टर जो भी थे उनके साथ वह उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़कर वह अपने पास जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पूछताछ की जाती है। रिमांड पर लेने पर उसके दूसरे साथी के बारे में भी पूछताछ की जाती है। वह अब राहुल नाम के एक लड़के का नाम लेता है। उसे भी जल्दी से घर से उठवाया जाता है। दोनों को रिमांड पर लिया जाता है तो उनका कहना था कि मेरी बहन जिसकी जो एहसास थी इसलिए हमने इसे मारा, क्योंकि यह हमारी बहन को जीने नहीं देती थी। यह हमारी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मेरी बहन इसके पास खुशी नहीं थी। मैं इनके घर तब भी आता था, यह मेरी बहन को हमेशा डांटती रहती थी। इसीलिए मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि मैं इस औरत को जान से मार डालूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़के को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि सच बता। ये झूठी मूठी कहानियाँ हमें बहुत सी सुनने को मिलती है, और यह जो सास बहू की जो रोज की लड़ाई झगड़े हैं यह हमें तो रोज मिलते हैं। यह सब कुछ कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बहन के लिए तुमने बदला लिया, हम मानते हैं, लेकिन उस औरत का तुमने रेप क्यों किया? वे कहते हैं कि हमने रेप नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमें पता है कि वह रेप तुम लोगों ने ही किया है, तो प्लीज़ सच सच बता दो। उनके लाख टॉर्चर करने पर भी वह लोग अपनी जो जबान से अपना गुनाह कबूल नहीं कर पा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब लॉकअप से बाहर चले जाते हैं। वह दोनों आपस में बात करते हैं और वह कहता है कि राहुल प्लीज़ तुम अपनी बहन का बयान मत बदलना, तुम अपनी बहन का ही नाम लेना, जिसके कारण हमें अदालत में रिहाई मिल सकती है। लोग सोचेंगे और हम पर दया खाएंगे कि लड़के ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अपनी उसकी जो सास थी उसे मौत के घाट उतार दिया, तो शायद हमारी सज़ा कम हो सकती है। और अगर हमारे मकसद के बारे में पुलिस को पता चल गया तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। उन्हें जुर्म को अच्छे से निकलवाना आता है। वह अपना हर एक पैतरा आजमाते हैं और वह लोग तरकीब बनाते हैं कि इन लोगों के बीच फूट डालो। फूट डालने के बाद यह आपस में अपने आप झगड़कर अपना जुर्म कबूल करेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम लोगों ने अपनी बहनों की जो यह कहानी हमारे पास जो दी है, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तुम लोगों को तब भी वही सज़ा मिलनी है और अब भी यही सज़ा मिलेगी। तुम्हें अपनी पूरी उम्र जेल में ही बितानी है। यह सब कुछ कहते ही वह लोग उमड़ पड़ते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। वह एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं और वह झगड़े के अंदर सारा बयान अपने आप ही दे देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वह तुम्हारी माँ की उम्र की थी, तुम लोगों ने उसके साथ ही रेप कर डाला। तुम लोगों को शायद जीने का भी हक नहीं है। एक औरत जिसकी इज्जत उसके लिए सब कुछ होती है, तुम लोगों ने उस पर ही हाथ डाला। इसीलिए शायद लोग अपनों पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाते। तब लड़की को यह सब कुछ पता चलता है तो वह अपने भाई से मिलने आती है और वह उसे कहती है कि शायद तू नहीं होता इस दुनिया में तो मेरे लिए अच्छा होता। तूने मेरी गृहस्थी सब कुछ उजाड़ कर रख दी। अरे आखिरकार तूने किसने कहा था कि यह तू सब कुछ करना? तूने माता पिता का तो नाम डबोया ही। मेरे ससुराल वालों के सामने भी तूने मुझे कितना नीचा दिखाया है। लेकिन लड़की के ससुर और उसके पति पर यह खैर इस तरह टूटा कि उन लोगों ने सोच रखा था कि शायद
ना मेरी शादी होती और ना ही यह मेरे घर आती और ना मेरी माँ की यूँ जान जाती। लेकिन एक बार व्यक्ति को बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसे यह भी समझ आ गया था कि इसमें उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं है। वह चाहकर भी अपनी सास को नहीं बचा पाई। वह अपनी बेगुनाही की यही दुआएं लगा रही थी कि मेरी सास ऐसी नहीं थी, मेरी सास बहुत अच्छी थी, थोड़ा डांटती थी, लेकिन मेरे मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं उनके साथ ऐसा कुछ करवाऊं। उसके ससुर और उसके पति उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा विश्वास है, हमें पता है कि तुम ऐसा नहीं करवा सकती हो। लड़की को अब अपनी पूरी उम्र अफसोस रहेगा। ससुर और अपने पति के सामने जब जाएगी उसे यही अफसोस खाता रहेगा कि शायद वह उस घर के अंदर नहीं होती तो उसकी सास आज उन लोगों के साथ होती। उसकी वजह से ही उसकी सास की जान गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और जो एक भाई ने अपनी बहन की सास के साथ किया, वह क्या सही था? इंसान को इतना भी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए कि उसे उठने के लिए टाइम भी नहीं मिले। उसके माता पिता को शायद उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जो उसने एक पल में तोड़ दी। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या कहना है वह कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।